जी अस्सलाम वालेकुम। रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में हमारे पास लास्ट फैमिली है रिसेप्टर्स की एंड दैट इज़ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर नाम से पता चलता है कि ये इंट्रासेलुलर है, मीन सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड एज़ यू नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ बैरियर एक्ट कर रही है। सो वो सब्सटेंसेस जो स्मॉल हैं या ये कह लें कि जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं और सेल के अंदर मूव करती हैं और सेल के अंदर मौजूद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं। अब वो लिपोफिलिक ड्रग्स सेल से सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कर रही हैं आइदर बाय डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और विद हेल्प ऑफ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की, उसकी टाइप्स की, तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। वन इज़ न्यूक्लियर रिसेप्टर, अदर वन इज़ इंट्रासेलुलर एंजाइम्स and third is structural proteins. Now we will discuss about nuclear receptors and then one by one to others. बात करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की स्ट्रक्चर की, तो ये बेसिकली मोनोमेरिक प्रोटीन्स होती हैं और ये एक सुपर फैमिली है जिसके अंदर 48 अदर मेंबर्स हैं, या ये कह लें कि सुपर फैमिली है जिसके अंदर 48 अदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं। इन सब के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 to 5 डिफरेंट रीजन्स होते हैं। सबसे पहले AF1 रीजन आ जाता है, ये इसका एन टर्मिनल होता है और AF1 को एक्टिवेटर रीजन होता है। सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट करने वाले ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं वो आके AF1 रीजन के साथ बाइंड करते हैं। देन इसमें कोर डोमेन आ जाती है, ये इसका कोर रीजन है या कोर डोमेन डीएनए को रिकॉग्नाइज करना और उस डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है वो कोर डोमेन है। देन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जिंक फिगर्स मौजूद होते हैं। जिंक फिगर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर अमाइनो एसिड है, सिस्टीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, उसके साथ उसकी फोल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, उसके मोटिफ को मेंटेन करने के लिए दो जिंक आयंस अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं जिंक फिगर्स। देन ये कोर डोमेन वो रीजन है जैसे हमने पहले कहा कि ये डीएनए को रिकग्नाइज भी करता है और डीएनए के साथ बाइंड भी करता है। वो इस तरह से है कि डीएनए के पास 4 to 5 बेस पेयर्स का एक स्पेसिफिक यूनिट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स। वो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स के नतीजे में इसकी बाइंडिंग होगी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के कोर डोमेन की और डीएनए की, जो कि फिर फर्दर जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा। देन इसका एक हाईली कंजर्व रीजन आ जाता है हाइंज रीजन। ये इसका जो हाइंज रीजन है ये इस इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर की, वो उस न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को डायमराइज करवा देता है दूसरे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ। देन इसमें आ जाता है AF2 रीजन, और AF2 रीजन जो है ये लाइगेंड बाइंडिंग रीजन होता है और ये इसका जो लाइगेंड बाइंडिंग रीजन है ये वेरी कर रहा होता है डिफरेंट न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के दौरान। उसमें डिफरेंट लाइगेंड के साथ बाइंड करना है, उसको डिफरेंट वेज में रिस्पॉन्स करना है, सो ये इसमें वेरी करता है। और एट द एंड इसका लास्ट रीजन है C टर्मिनल एंड। सो इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स that it comprises of 4 to 5 different regions. First one is AF1 region, that is N terminal and it responds to different transcription factors of cell. Next one is core domain, it is DNA recognizing and binding region. By structure it comprises of zinc figures and then it is also responsible for response to HREs, means hormone response elements. Then next one is its highly conserved Heinz region that dimerizes one nuclear receptor to other nuclear receptor. Next is AF2 region, that is ligand binding region, and on behalf of AF2 are different ligands binded to nuclear receptors. The region varies between different nuclear receptors. And last one is its C terminal. Next we will discuss about classification of nuclear receptors. जी, तो नेक्स्ट न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में हम देखते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की टाइप्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की देखें दो ग्रुप्स किए गए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये बेसिकली जो दो सब ग्रुप बनाए गए हैं, दो टाइप्स बनाई गई हैं, ये इसकी लोकेशन के बिहाफ पे हैं। जो टाइप 1 के अंदर रिसेप्टर्स आ रहे हैं वो साइटोसोल में मौजूद होते हैं, ये कह लें साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं देन ये न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट कर जाते हैं और वहाँ पर जाके फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं।
जो टाइप 2 के रिसेप्टर्स हैं ये ऑलरेडी न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इस वजह से हम इनको न्यूक्लियर लोकेशन कह देते हैं। टाइप 1 के रिसेप्टर्स में देखें एंड्रोजन है, उसके साथ जो लाइगेंड बाइंड होता है वो टेस्टोस्टेरोन है, अगेन इसकी लोकेशन साइटोसोलिक है। और ग्लूकोकॉर्टिकाइड में कॉर्टिसोल इसका लाइगेंड है। मिनरेलोकॉर्टिकाइड रिसेप्टर्स की बात करें तो एल्डोस्टेरोन आ जाएगा। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो इसमें प्रोजेस्टेरोन ही बाइंड होती है। और इनके साथ जो ड्रग्स बाइंड हो रही हैं उसकी एग्जांपल ले लें तो ऑल नेचुरल एंड सिंथेटिक ड्रग्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकाइड, सेक्स हार्मोन्स एंड स्पेसिफिकली अगर हम ड्रग की बात करें तो टेमोक्सिफेन इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी। सेकेंड टाइप में हमारे पास आ जाते हैं थायराइड हार्मोन्स and the ligand binded to it is T3 and T4, and in case of drugs we can say that thyroid drugs bind to thyroid hormones. Second type 2 is retinoic acid receptors, जो ligand bind होगा वो विटामिन A है, लोकेशन इसकी न्यूक्लियर है। फॉर एग्जांपल रेटिनाइड ड्रग्स बाइंड टू retinoic acid receptors. And last one is peroxisome proliferator receptors. पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर रिसेप्टर्स के साथ जो लाइगेंड बाइंड करते हैं उसमें एग्जांपल आ जाती है फैटी एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। इसकी जो लोकेशन है वो न्यूक्लियर है। और इसमें अगर हम एग्जांपल इसकी देखें जो ड्रग्स इसके साथ बाइंड करते हैं उसमें रोजीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन आ जाते हैं। ये था हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स या ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल्स जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का पहला टारगेट है। इसमें एंजाइम्स जो कि मोस्टली कॉमन टारगेट्स होते हैं और ड्रग्स जो कि एंजाइम्स के साथ आके इंटरेक्ट करती हैं जी। तो ड्रग्स जो इन एंजाइम्स पे एक्ट करती हैं वो ड्रग्स दो तरह से काम करेंगी, या तो इस एंजाइम की प्रोडक्शन को चेंज करेंगी अगर वो एक्सेस में या लेस देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से उसको कंट्रोल करना है तो उसकी प्रोडक्शन को आल्टर कर देती हैं। सेकेंडली एंजाइम उसके अंदर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस काज करते हैं। ड्रग्स की वजह से ये दो पॉसिबल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पहला प्रोडक्शन चेंज होना, दूसरा उसमें स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन का आ जाना। एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं, जैसे वारफ्रीन ड्रग है। ये इसका वारफ्रीन एंटीकोगुलेंट ड्रग का जो टारगेट है वो है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। अब ये विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज ये बेसिकली एक साइटोसोलिक एंजाइम है और ये ग्लूटामेट रेजिड्यूज़ की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस काज करवाता है। सो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल थी वारफ्रीन, दैट इज़ अ एंटीकोगुलेंट ड्रग और इसका टारगेट क्या है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। सेकेंड हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एटोरवेस्टिन ड्रग की जो कि एक लिपिड लोअरिंग ड्रग है। इसके टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। ये किस काम आता है, ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में एक रेट लिमिटिंग एंजाइम के तौर पे काम करता है। सो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स थी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की।